राजधानी में तापमान गिरते ही दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही स्मॉग की मोटी परत ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते दृश्यता भी प्रभावित हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेड 3 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर सख्ती, गैर जरूरी डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि प्रदूषण के स्तर को काबू में लाया जा सके। दिल्ली की हवा एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों की अत्यधिक मात्रा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। शाम 4 बजे राजधानी का AQI 431 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। डॉक्टरों ने लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने और मास्क के उपयोग की सलाह दी है। NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए CAQM ने दिल्ली सरकार और आसपास के राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग की समीक्षा बैठक में दिल्ली के लिए प्रमुख समस्याओं के रूप में ट्रैफिक जाम, सड़कों से उड़ने वाली धूल और नगर निगम के ठोस कचरे के सही निपटान को चिन्हित किया गया। आयोग ने निर्देश दिए कि प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों में हर महीने समीक्षा बैठक की जाए, सड़कों की नियमित मैकेनिकल सफाई हो और वैक्यूम मशीनों के जरिए धूल हटाने की व्यवस्था को तेज किया जाए, ताकि प्रदूषण के स्रोतों पर सीधी कार्रवाई हो सके। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में गंभीर प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन से अधिक इलाकों में AQI 400 के पार होने के बावजूद सरकार पिछले 10 महीनों में कोई स्थायी समाधान देने में पूरी तरह विफल रही है। यादव ने मांग की कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं, तो तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों के सुझावों पर अमल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ी रहने को तैयार है और संसद में प्रदूषण का मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीति की मांग की। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष एवं रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी में लीगल हेल्प सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया। ये केंद्र दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन संपूर्णा द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुलभ कानूनी सहायता, पारिवारिक काउंसलिंग और संवाद के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में संस्था की संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर शोभा विजेंद्र सहित सामाजिक कार्यकर्ता और विधिक विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संवाद और काउंसलिंग से विवाद टकराव बनने से पहले ही सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामलों में पुलिस थाने के बजाय काउंसलिंग आधारित मंच अधिक मानवीय और प्रभावी होते हैं। अविश्वास और असहनशीलता ही कई विवादों की जड़ होती है, जिन्हें बातचीत से दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लीगल हेल्प सर्विस सेंटर और फैमिली काउंसलिंग सेंटर नियमित रूप से कार्य करेंगे और हर शनिवार विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित होंगे। अंत में उन्होंने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में संपूर्णा के प्रयासों की सराहना की। भारत मंडपम, नई दिल्ली में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जय श्री राम की गूंज ही सनातन राष्ट्र का शंखनाद है और रामराज्य की अवधारणा सामाजिक एकता, कर्तव्य और उत्तरदायित्व से साकार हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन शस्त्र परंपरा की ऐतिहासिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ो महारैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत झोंकने की अपील की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के प्रत्येक बूथ से कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। अन्य राज्यों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भोजन, पानी और चाय की समुचित व्यवस्था की गई है। रैली के प्रचार के लिए सोशल मीडिया, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और वॉइस मैसेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से दाखिले के लिए कुछ पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। DU प्रशासन ने सभी कॉलेजों से सीट मैट्रिक्स की विस्तृत जानकारी मांगी है।
इससे संकेत मिल रहे हैं कि विश्वविद्यालय बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है, जिससे छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। उपराज्यपाल ने कहा कि सतत और समावेशी विकास ही आधुनिक इंजीनियरिंग की असली कसौटी है, जबकि मुख्यमंत्री ने युवाओं से नवाचार, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश और दिल्ली की समस्याओं के समाधान में योगदान देने का आह्वान किया। कर्तव्य पथ पर आयोजित दिव्यकला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने अपनी कला और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच देना और समाज में उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर एबीवीपी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। चिड़ियाघर में हिमालय की तलहटी से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रंग बिरंगे पेंटेड स्टॉक ने कुछ महीने पहले अंडे दिए थे, जिनसे अब सैकड़ों बच्चों का जन्म हो चुका है। इसके बाद इन प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है, जो जैव विविधता के लिए सकारात्मक संकेत है। राजधानी में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को हल्के कोहरे के साथ कई इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। अगले 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसका कारण नया पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है। आर.के. पुरम इलाके में चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 5 दिनों में करीब 8 गाड़ियों की बैटरी और ईआरएन चोरी हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने आरडब्ल्यूए और पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे और नाक व कान से खून निकल रहा था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव के पास कोई दस्तावेज नहीं मिलने से पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।